मेरी बेटी मेडिकल की स्टूडेंट थी। बेटी हर हफ्ते मुझसे फटकड़ी मंगवाती और मुझे कहती, टीचर ने फटकड़ी पे एक तजुर्बा करने को कहा है, वो करती हूँ। एक दिन पड़ोस की लड़की जो मेरी बेटी की क्लास फेलो थी, मुझे कान में कहने लगी, आंटी एक रात अपनी बेटी के कमरे में सोना, तुम्हें एक राज का पता चलेगा। अगली रात में छुपकर बेटी के बेड के नीचे लेट गई। अगले ही लम्हे मेरी जान निकल गई जब बेटी ने वो फटकड़ी। हम गरीब लोग थे और इस गुर्बत ने रोटी तो हमसे छीनी हुई थी, लेकिन हमने इसे अपने ख्वाब छीनने की इजाजत नहीं दी थी। इसलिए तो हम दोनों मियाँ बीवी ने इंतहाई गरीब होते हुए भी अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख लिया था। और अब हमसे यहाँ तक मुमकिन हो रहा था। हम बेटी की पढ़ाई पर रुपया पैसा खर्च कर रहे थे। जिस तरह हम दोनों मियाँ बीवी को ये शौक था कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, इसी तरह हमारी बेटी की भी यही ख्वाहिश थी कि इसके लिए वो बचपन से ही दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी और बहुत दिल लगाकर पढ़ती रही। हमारा टूटा फूटा एक ही 2 कमरों का कच्चा मकान था। एक कमरे में हम दोनों मियाँ बीवी होते और दूसरे कमरे में हमारी बेटी होती थी। अक्सर औकात बेटी के कमरे की लाइट सारी सारी रात जलती रहती थी और हमारा ख्याल था कि इसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल और इतनी ज्यादा होती है कि इसे रात रात भर जागना होता है। और अपनी बेटी को इस तरह मेहनत करते देखकर हमें इस पर बहुत फख्र भी होता था। एक तो हम थे गरीब, दूसरा हमने ना सिर्फ अमीरों वाला ख्वाब देखा था बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का, बल्कि इसके साथ ही हम इसके लिए मेहनत मजदूरी भी कर रहे थे और अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए इसे अकेले कॉलेज आने जाने की इजाजत भी दे रखी थी। इसीलिए लोगों की बातें भी फिर हमें सुननी पड़ती थी, और ये बातें तो सबसे पहले मेरे सास ससुर और फिर मेरे देवर और देवरानी ने करनी शुरू कर दी थी। लेकिन मुझे और मेरे शौहर को तो किसी की बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब दूसरा लोग हमारी मर्जी के पाबंद नहीं है और हमसे पूछकर अपनी जिंदगी और अपनी औलाद के बारे में फैसला नहीं करते, तो फिर हमें क्या पड़ी थी कि हम लोगों की बातों में आकर अपना फैसला तब्दील करते, या इनकी बातों के डर से अपनी इतनी ज़हीन मेहनती और काबिल बेटी को घर की 4 दीवारी में कैद करके बिठा देते। आखिर लोग बातें भी कब तक करेंगे? आखिरकार तक हार कर एक दिन खामोश होकर बैठ जाएंगे और हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी। लोग फख्र से कहते फिरेंगे कि हमारी हमसाई है जो डॉक्टर बनी है। मेरे देवर और देवरानी कहेंगे कि हमारी भतीजी और अपनी मेहनत से बनने वाली एक काबिल डॉक्टर है, और सास ससुर भी फख्र से कहेंगे कि माशाल्लाह इनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी की मेडिकल की तालीम का खर्चा लोगों की बातें बर्दाश्त करते करते थक गए थे, तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते और मासूम सी तस्वीरात खुशियाँ हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बांटते थे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दम तोड़ती हुई उम्मीद को फिर से सहारा देकर जवान करते थे। आखिरकार हमारी दुआएं और हमारी बेटी की मेहनत रंग लाई थी। एफएससी के बाद मेरिट पर इसकी मेडिकल की सिलेक्शन हो गई थी और इस रोज हमने पूरे मोहल्ले में जलेबियां बांटी थी। अब 4 साल की मजीद तालीम थी। इसके बाद हमारी बेटी ने यह काबिल डॉक्टर बन जाना था, लेकिन एक मसला यह था कि मेडिकल कॉलेज दूसरे शहर में था और हम रोज रोज बसों और रिक्शों का इतना ज्यादा किराया नहीं दे सकते थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। आखिरकार बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद और अपनी बेटी के उस्तादों के मशवरे से यह हल निकला कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर हफ्ते की छुट्टी पर घर आ जाया करेगी। इस तरह रोज रोज के कॉलेज जाने का मसला भी हल हो जाएगा और मेरी बेटी अपनी तालीम पर भी पूरी तवज्जो दे सकेगी। आखिर को 4 साल की तो बात थी, बस फैसला हो गया और मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी और हर हफ्ते की शाम को हॉस्टल से घर आ जाती और इतवार का दिन घर पर ही हमारे साथ गुजारने के बाद सोमवार की सुबह फिर से वापस चली जाती। इस तरह से मेरी बेटी का मेडिकल का पहला साल खैर आफियत से गुजर गया और मेरी बेटी मेहनत और लगन से पढ़कर कामयाबियां समेटती रही। लेकिन जैसे ही चंद छुट्टियों के बाद इसकी तालीम का सिलसिला फिर से शुरू हुआ, तो हॉस्टल से वापस आने के बाद मेरी बेटी ने एक अजीब हरकत करना शुरू कर दी। वो जब भी छुट्टी पर एक दिन के लिए घर आती तो मुझसे कहती कि माँ, मुझे बाजार से थोड़ी सी फटकड़ी ला दो। जब मैं ये इससे पूछती कि इसने फटकड़ी का क्या करना है, तो वो हर बार यही कहती कि उस्ताद ने फटकड़ी पर एक तजुर्बा करने को कहा है, मुझे वही तजुर्बा करके कॉलेज लेकर जाना है। मैं बेटी की यह बात मान लेती और इसे फटकड़ी लाकर दे देती। तकरीबन 2 महीने तक यही सिलसिला रहा और जब तीसरे महीने में भी मेरी बेटी ने यही रूटीन रखी तो मुझे परेशानी सी हुई। आखिर ऐसा कौन सा तजुर्बा था
जो पिछले 2 महीने से पूरा ही नहीं हो रहा था। और वो कैसा उस्ताद था कि हर हफ्ते एक ही काम दे देता था। लेकिन फिर ये भी सोचती कि हो सकता है कि कोई काम होता ही हो। आखिर को मुझे 5 जमातों के पास को क्या पता मेडिकल और मेडिकल की पढ़ाई कैसे होती है, लेकिन जंग के दिमाग में सवाल ने सर उठा ही लिया था। तो इसीलिए इस बार जब बेटी आई और इसने फिर से तजुर्बे का कहकर फटकड़ी मंगवाई, तो मैंने इससे पूछ ही लिया कि यह हर हफ्ते तुम्हें यह काम क्यों मिलता है। मेरा सवाल सुनकर पहले तो मेरी बेटी कुछ थोड़ा सा घबरा गई और फिर खुद को संभालते हुए बोली कि माँ, यह काम हमें क्लास में तब तक मिलता रहता है जब तक वो सारा ठीक ना हो जाए, और फटकड़ी पर करने वाला तजुर्बा हर बार कुछ गलत ही हो जाता है। और उस्ताद कहते हैं कि तजुर्बा नाकाम रहा, इसलिए जब तक तजुर्बा कामयाब नहीं हो जाता तब तक ये काम मिलता रहेगा। मेरी बेटी के इतने लंबे सारे जवाब ने मेरी तसल्ली करवा दी और मेरे दिल से सारे शक और सारे सवालात खत्म हो गए। मैंने खुशी खुशी में फटकड़ी को ला दी और एक रात हमारे पास अपने घर में गुजारने के बाद मेरी बेटी वापस हॉस्टल चली गई। इसके जाने के बाद पीछे से मैंने इसके कमरे की सफाई की तो वहां एक चीज देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब वो चीज देखने के बाद मेरी अपनी बेटी पर वो आंखों से बंद करके किए जाने वाला भरोसा डावाडोल हो रहा था। आखिर को कुछ तो ऐसा था जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही थी, लेकिन क्या छुपा रही थी ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और फिर ये सवाल पैदा होता था कि आखिर को जो कुछ भी होता इसे छुपाना क्यों पड़ रहा था। मेरा दिल तरह तरह के वहम और अंदेशों का शिकार हो रहा था और मुझे बहुत ही बुरे बुरे ख्यालात सता रहे थे। मैंने अपना काम वहीं पर छोड़ दिया और बेटी के कमरे से वो चीज उठाकर बाहर निकल आई और सोचने लगी, अब हकीकत का पता कैसे लगाऊं। बेटी से तो पूछ नहीं सकती क्योंकि वो कभी भी सच नहीं बताती। फिर दूसरा ऐसा कौन सा तरीका था जहां से मुझे सच मालूम हो जाता और मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती, मेरे सारे वहम दूर होते। सोचते सोचते अचानक मेरे जहन में यह ख्याल आया और मैं खुश हो गई। वाकई मुझे यहाँ से हकीकत मालूम हो सकती थी। वो फौरन से उठी, अपनी चादर ली और घर से बाहर निकल आई। मेरा रुख मेन रोड की तरफ था जहां पर एक लाइन से बड़े प्यारे प्यारे से पक्के घर बने हुए थे। मैंने इनमें से काले रंग के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर चली गई। ये शेख साहब का घर था, लेकिन शेख साहब ये सिर्फ नाम के ही थे, वैसे बहुत सखी थे और इसकी सखावत की वजह से अल्लाह ने भी इन्हें मौत नवाजा था। इन शेख साहब की एक बेटी जो मेरी बेटी की ही हम उम्र थी, वो भी डॉक्टर बन रही थी और इसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ मेरी बेटी पढ़ रही थी। लेकिन यह हॉस्टल में नहीं रहती थी, बल्कि रोज ही आती जाती थी। शेख साहब रोजाना खुद अपनी गाड़ी में अपनी बेटी को लाते और ले जाते थे। मैं शेख साहब के साथ घर गई और इनकी बेटी से मिली जुली। देखते ही इसने मुझे पहचान लिया कि मैं चंद एक बार पहले भी बेटी की कुछ किताबों के अदले बदले के इस सिलसिले में यहाँ आ चुकी थी और मुझे पहली बार मेरी बेटी ने ही इनका घर दिखाया था। शेख साहब की बेटी मेरे पास आकर बैठी तो मैंने इसे अपना मसला बताया और इसने बहुत ही तहमील से मेरी बात सुनी और जैसे ही मेरी बात मुकम्मल हो गई तो वो परेशान हो गई। मैंने इसे अपने हाथ में फटकड़ी की वो चीज भी दिखाई, मुझे बेटी के कमरे से मिली थी। शेख साहब की बेटी ने इसको बहुत गौर से देखा और फिर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आप फिक्र नहीं करें, वो कॉलेज में मेरी बेटी पर नजर रखेगी और इसकी सारी सरगर्मियां पर मुझे आगाह करेगी। मैंने इसे भी ये बताया था कि मेरी बेटी हर हफ्ते मुझसे ये कहकर फटकड़ी मंगवाती है कि इसे कोई प्रैक्टिकल करना है। इसे ये सुनकर भी हैरान हुई और कहने लगी कि इन्हें ऐसा तो कोई काम नहीं मिलता। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था, कुछ न कुछ गलत जरूर है और मेरी परेशानी में एकदम इजाफा हो गया था। अगर मेरी बेटी पढ़ाई से हटकर गलत कामों में पड़ गई है तो फिर यकीनन बदनामी और रुसवाई के सिवा ही 7 लोगों के ताने भी हमारे घर तक पहुंचने वाले थे। मेरी गैर हालत देखकर शेख साहब की बेटी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं फिक्र नहीं करूं और जरूर असल बात मालूम कर लेगी और अगर कोई गलत बात हुई तो मेरी बेटी को बाज रखने की कोशिश करेगी। इसने मुझसे कहा था कि मैं वो चीज वही वापस बेटी के कमरे में रख दूं जहां से वो मुझे मिली थी, ताकि मेरी बेटी को ये शक ना हो कि हमें किसी बात का इल्म है। मैंने ऐसे ही किया और घर आकर दिन रात मेरा एक ही काम था, बस अपने रब से खैरियत की दुआएं मांगना और इसके साथ साथ मुझे बहुत ही बेचैनी से हफ्ते की गुजरने का इंतजार था। कब हॉस्टल से छुट्टी होती और मेरी बेटी घर आती तो मुझे कुछ न कुछ मामले की खबर होती।
खुदा खुदा करके वक्त गुजर ही गया और हफ्ते की शाम मेरी बेटी एक दिन की छुट्टी पर घर रहने आई थी। मैंने अपनी बेटी का सर से पैर तक तफसीली जायजा लिया, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई तब्दीली इसके अंदर नजर नहीं आई। बिल्कुल पहले जैसी थी और इसका रवैया भी बिल्कुल पहले जैसा था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे वहम में डालता, लेकिन मैं भी क्या करती। जब से बेटी के कमरे से वो चीज मिली थी, मेरे दिल में शक का बाल आ गया था। बेटी ने फिर हस्बे मामूल मुझसे ये कहकर फटकड़ी मंगवाई कि इसे कोई तजुर्बा करना है। मैंने भी कुछ ही जाहिर किए बगैर इसे फटकड़ी लाकर दे दी थी और खुद में खामोशी से शेख साहिब की बेटी का इंतजार करने लगी, क्योंकि इसने कहा था कि जब मेरी बेटी हॉस्टल से वापस आएगी वो मेरे घर आएगी और जो सारी बात इसे इस दौरान मालूम हुई है वो मुझे बताएगी। इतवार के दिन तकरीबन दोपहर 2 बजे के करीब शेख साहिब की बेटी हमारे घर आई। तब मेरी बेटी सो रही थी। इसने मुझसे कहा कि मुझे मेरी बेटी को जगाने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पास बैठ गई और जो कुछ इसने मुझे बताया इसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश और ऐसी तरबियत को तो बिल्कुल भी नहीं की थी। फिर वही इस रास्ते पर कैसे चल पड़ी। मैं हैरान और परेशान से सोच में गुम हो गई थी, लेकिन अब तक पानी सर से ऊपर जा चुका था। मेरी बेटी जिस रास्ते पर चल पड़ी थी वो दुनिया में तो बदनामी और जिल्लत के बास था, इसमें आखिरत की भी 100% बर्बादी थी। मैं वही सर पकड़कर बैठ गई। मुझे इस तरह परेशान और बेहौसला देखकर शेख साहब की बेटी ने कुछ तसल्ली दी और मेरे कान में बोली कि आंटी आप इस तरह ऐसा करें कि एक रात छुपकर अपनी बेटी के कमरे में सोए और देखें कि वो रात को क्या करती है। इस तरह आप हकीकत को अपनी आंखों से देख लेंगी और ये भी बेहतर जान सकेंगी कि आखिर इस मसले से अपनी बेटी को किस तरह निकालना है। मैंने शेख साहब की बेटी की बात मान ली और आज शाम को तो मेरी बेटी ने हॉस्टल वापस जाना था, इसीलिए मुझे फिर से एक हफ्ते का इंतजार करना था और इंतजार करने लगी। अगले हफ्ते जब मेरी बेटी घर रहने आई तो इस रात मैं छुपकर बेटी के कमरे में चली गई और अगले ही लम्हे मेरी जान निकल गई। मैं जो पिछले एक हफ्ते से ये दुआएं कर रही थी कि जो कुछ भी मुझे शेख साहब की बेटी ने बताया था वो सब झूठ हो और मुझे अपनी बेटी से कोई ऐसा मंजर न दिखाई दे जो इन सब बातों को सच साबित कर दे। लेकिन अफसोस की बात कोई भी दुआ कबूल नहीं हो रही थी और जानलेवा सच्चाई मेरे नजरों के सामने साबित हो गई थी। मैंने वो रात बहुत ही अजियत में गुजारी। वो शेख साहब की बेटी ने कहा था कि मुझे कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उल्टा मेरी पहले की अकल समझ भी जा रही थी। लेकिन ये बात भी गनीमत थी कि अभी मेरे शौहर को इस सारे हिस्से का इल्म नहीं था। एक बात तो मैंने जान ही ली थी कि अब बेटी मेरी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती, लेकिन जिस दलदल में वो गिरती जा रही थी शायद इससे निकल सकती थी। मैंने फैसला किया कि मैं इस शौहर से इस मामले को पोशीदा ही रखूंगी और शेख साहिब की बेटी से दरख्वास्त करूंगी कि जहां इसमें सच्चाई ढूंढने में मेरी मदद की है और मुझे सच बताया है, आगाह किया है, इस तरह अब वो मेरी बेटी को इससे निकालने में मेरी मदद करे। अगले ही दिन फिर से शेख साहब के घर में मौजूद थी। मैंने रोते हुए शेख साहब की बेटी से इल्तिजा की कि वो मेरी मदद करे ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। और वो एक समझदार लड़की थी और जानती थी कि जिस दलदल में मेरी बेटी फंस चुकी है, अगर इसे वहां से ना निकाला जाता तो इसकी मौत भी मुमकिन थी। और ये भी कि मेडिकल के कॉलेज में पढ़ने वाले मेरी बेटी जैसी और कई लड़कियां इस दलदल में फंस चुकी थी और मेरे पास इसके लिए अकेले यह मुमकिन नहीं है कि इनकी मदद की जाए, इन्हें इस दलदल से निकाला जाए और इन्हें सही और गलत की तमीज सिखाई जा सके। इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता था। इन सब में हमें एक बड़े और बाइख्तियार इंसान की मदद की जरूरत थी और हमारे सामने इस वक्त शेख साहब के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए मैंने और शेख साहब की बेटी ने हिम्मत करके शेख साहब से बात करने का फैसला किया और इनके पास जाकर इन्हें अलीफ से ये तक सब कुछ सारे मामले से आगाह किया। शेख साहब सुनते ही तौबा इस्तगफार करते हुए कानों को हाथ लगाने लगे और नाराजगी का इजहार करने लगे, कहीं शेख साहब मदद करने से इनकार ही ना कर दें। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी और शेख साहब के दिल में भी अल्लाह ने रहम डाला था, इसलिए वो मदद करने के लिए आमदा हो गए थे। मामला गंभीर था और बहुत से घरों की इज्जत इससे जुड़ी हुई थी और इसके लिए इस मामले को हल तक ही पहुंचाना खामोशी से ही करना था। इसलिए सबसे पहले शेख साहब ने अपने असर शौक को देखना शुरू किया और फिर अपने जानने वाले एक पुलिस के आला अहदेदार को फोन किया और इन्हें सारी बात बताते हुए अपने तौर पर मसले की तफ्तीश करने की दरख्वास्त की। पुराने ताल्लुकात का पास रखते हुए वो पुलिस वाला मान गया
और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसने सारे मामले की तहकीक करवाई और इस नतीजे में रोंगटे खड़े कर देने वाला अंशकाफ होते थे कि ये सुनने वालों के दिल काम गए थे। शेख साहब अपनी बेटी को भी इस कॉलेज से निकलवा कर दूसरी जगह दाखिल करवा दिया था। बेज़ाहिर एक तालीमी इदारा नजर आने वाली ये इमारत हरगिज इस काबिल नहीं थी कि शरीफ लोग यहाँ अपनी बेटी पढ़ने के लिए भेजते, और शेख साहिब भी एक शरीफ और इज्जतदार इंसान थे और उन्होंने वही किया था जो एक इज्जतदार इंसान को करना चाहिए था। पुलिस ने और किसी भी फर्द के नाम आए बगैर अपने तौर पर मुकम्मल तहकीकात करके एक मजबूत केस कॉलेज के इंतजामिया को करता धरता दूसरे असातिज़ा के खिलाफ तैयार किया था कि कोई भी मुजरिम बचकर ना निकल सकेगा, और जो कौम के जवानों की गुमराही और मायरा रोवी का शिकार करे, इनके लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी बेटी भी जब इस कॉलेज से घर वापस आ गई थी, मैंने बेटी को कॉलेज से निकलवा लिया था और अब चूंकि मामला ज्यादा देर तक छुपा हुआ नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने अपने शौहर को भी बेटी के घर आने की दूसरे दिन के सारे मामले से आगाह कर दिया था, जिसे सुनकर अफसोस की शिद्दत से मेरा शौहर चंद लम्हे तो कुछ बोल ही नहीं सका, और जब इसके हवास थोड़े बहाल हुए तो इसने तैश में आकर बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो तो पहले ही मुंशियात के इस्तेमाल से आधी मुई हुई थी, मार को सह नहीं सकी और बेहोश हो गई। मेरा शौहर इतने शदीद गुस्से में था कि वो बेटी को माफ करने पर तैयार ही नहीं था, और इसी के लिए जब मैंने इसे कहा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, तो वो मुझ पर भी गुस्सा होने लगा। और हमारी तो थी भी इकलौती बेटी, इसीलिए ज्यादा देर दिल पर पत्थर नहीं रख सका और हम इलाज के लिए शहर ले आए। यहाँ पर एक बार फिर शेख साहिब ने इखलाकी मदद के साथ हमारी बेटी को ज्यादा माली मदद की। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बेटी सेहत याब होने लगी। वो हम दोनों से शर्मिंदा थी और रो रो कर हमसे माफी मांगती थी। हम तो माँ बाप थे, हमने इसकी माफी मांगने से पहले इसे माफ कर दिया था, लेकिन इसका अब क्या फायदा था। मुस्तकबिल को तबाह तो हो चुका था, हमारा ख्वाब चुकनाचूर हो गया था। हमारी बेटी अब कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी। इस पर खर्च करने के लिए हमारे पास मजीद रकम न थी और ना ही हमें अब पहले जैसा एतबार था। दरअसल जब मैंने अपनी बेटी के कमरे में सफाई की तो मुझे इस रोज सफाई करते वक्त कुछ कड़ियां नजर आई। आखिर ये सब क्या था और कहाँ से आया था, क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को कभी ये सामान खरीद कर नहीं दिया था, लेकिन अब इसे खोल कर देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। वो सारी मुंशियात की पुड़िया थी और इसी तरह की छिड़की हुई थी कि खोल कर देखने पर वो फटकड़ी ही थी। मुंशियात का मेरी बेटी से क्या काम है? यह भी मेडिकल की पढ़ाई में किसी तजुर्बे के लिए चाहिए होती है। बस यही पूछने और अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं शेख साहब की बेटी के पास चली गई, लेकिन इसने मुझे बताया कि मुंशियात तो क्या, इन्हें तो कभी फटकड़ी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी पेश आई। इसीलिए मेरी परेशानी में इजाफा हो गया और मुझे परेशानी देखकर शेख साहब की बेटी ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे असल बात को लेकर आएगी। और फिर जब इसने कॉलेज में मेरी बेटी का पीछा किया तो और सुराग लगाया, तो जो बात इसे मालूम हुई इसने मनो मन में मुझे बात बता दी और साथ ही ये भी बताया कि मुझे छुप कर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बेटी फटकड़ी का करती क्या है। दरअसल मेडिकल की इंतजामिया अपने नीचे से बेखबर थी और अफसोस वाली बात यह थी कि हॉस्टल के वार्डन और कॉलेज के चंद असातिज़ा के साथ साथ चौकीदार भी इसमें मुलविस थे और खुलकर कॉलेज में मुंशियात बेचते थे और तालिबे इल्म मुंशियात पर लगाते थे। इनका टारगेट ज्यादातर लड़कियां होती थी। इन्हें फिर नशे में बेसदर करके वो इनसे जिस्म फरोशी भी करवाते थे। मेरी बेटी भी इनके हत्थे चढ़ गई थी। शुरू में तो उन्होंने पैसे का लालच दिया और मेरी बेटी का लालच में आ गई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रकम देने के बजाय हथियाने लगे और अब तक मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी और वो अब नशा किए बगैर नहीं रह सकते थे। इसीलिए वो इनके जानसों में आती रही और अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करती रही। किस्सा मुख्तसर था, मेरी बेटी की तरह और भी बहुत सी मेडिकल की तालिबात और नशे का शिकार हो चुकी थी और इनका इस्तेमाल करते हुए ये जिब्राइल पेशेवर लोगों को खूब खूब अपना धंधा चमका रहे थे। मेरी बेटी वैसे तो इखलाक याद और इंसानियत और अपने वालिदैन का खूब और इनकी कुर्बानियों भूल चुकी थी, लेकिन अभी इतनी इंसानियत इसमें बाकी थी कि वो बराह रास्त हमारा दिन दिखाना चाहती थी। इसलिए जो भी मुंशियात की बुनियाद लाती वो फटकड़ी पीस कर इसी तरह मिला देती कि देखने पर मुंशियात नजर न आए और इसका नशा भी पूरा होता रहे। इसीलिए वो मुझसे मेडिकल के तजुर्बे का कहकर फटकड़ी मंगवाती और इसी तरह से इस्तेमाल करती।
इस रात जब मैंने बेटी के कमरे में सफाई की तो मेरी बेटी वही फटकड़ी पीसकर मुंशियात की पूड़ियां में डाल रही थी। इससे ना तो मुंशियात कालम फटकड़ी जाती थी और ना ही घर पर, लेकिन इस रोज मेरी बेटी वो मुंशियात की पूड़ियां घर पर भूल गई और बोलती चली गई। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि खुली जब पानी सर से ऊपर हो चुका था और मेरी बेटी का मुस्तकबिल भी बर्बाद हो चुका था। लेकिन इसके डॉक्टर ना बन सकने की वजह से मोहल्लेदार और रिश्तेदार आज भी ताने देकर हमारा दिल जलाते रहते हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।